नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम लोगों ने भारतीय इतिहास का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है, चीनी सभ्यता, तीनों के समकालीन है। क्या यानी कि ये तीनों सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही समय पे एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीनी सभ्यता। तीनों की चारों क्या हो गए? ये समकालीन हो गए। क्लियर है? यह है प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था है। सबसे पहले नगरों का विकास का उल्लेख हमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। नेक्स्ट है, जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है। ठीक है। ये इतने सारे जगह खोजे गए, लेकिन सबसे पहला जो जगह खोजा गया वो हड़प्पा स्थल खोजा गया था, जिसके कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज की गई थी। ठीक है। इस जो बृहद नगरीय ढांचे की खोज किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा का ये दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया था। क्लियर है? रेडियो डेटिंग C14 पत्ती, ये जो है ना, किसी भी चीज बहुत ही एंशियंट चीजों का समय निर्धारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो उसके द्वारा जो समय है, ये कब से है? यह है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ईस्वी पूर्व है। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि इसका जो बड़ा बड़ा इसका विस्तार कैसे कैसे है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ से उत्तर से नीचे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले उत्तर वाला देखते हैं। उत्तर में सीमा कहाँ पे है था? इसका उत्तर में जो सीमा था वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा? जम्मू कश्मीर के मांडा जिला। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के मांडा है, और ये कहाँ में? अखनूर जिला में है। जम्मू कश्मीर में जो कोई है मांडा है, और ये अखनूर जिला में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? अब दक्षिण भारत में आते हैं, इसका फैलाव देखते हुए। तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में स्थित कौन सा जगह है? दैमाबाद है, जो कि अहिल्यानगर वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, क्या है? अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के क्या में? दैमाबाद है और अहिल्यानगर है। किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे है। आप देखिए, पूरब से पश्चिम में आते हैं, तो पूरब में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? तो ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ में स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। कहाँ में है? मेरठ में स्थित है, और हिंडा नदी के किनारे है। तो इसका जो पूर्वी सीमा हो गया वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम पश्चिमी भारत में चलते हैं। पश्चिमी भारत में जो है ये है बलूचिस्तान में स्थित सूतकांगे डोर है। ठीक है, कहाँ में? बलूचिस्तान में स्थित है सूतकांगे डोर, जो कि किस नदी के किनारे है? ये दासक नदी के किनारे है। क्लियर है? किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे। और इसका उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम यहाँ पे लिखा हुआ है ये 1400 किलोमीटर है। क्लियर है? इसका हमने चौहद्दी पूरी तरह से समझ लिया, डिस्टेंस भी समझ गया। अब इसके जो इसको चार्ट को देखिए। सबसे पहले है यहाँ का पूरा स्थल देखेंगे। ये मतलब कौन सा जगह था, उत्खननकर्ता कौन थे, किस वर्ष इसको खनन किया गया, किस नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे है, और यहाँ पर किस किस चीजों के साक्ष्य मिले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज से, और समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला आता है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हमने पढ़ा, इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। कहाँ स्थित है ये? रावी नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे पे। और दाएं बाएं कैसे? जिधर से जा रहे हैं उधर से दाएं बाएं नहीं होता है। नदी का जो उत्खनन जहाँ से वो शुरू होती है, वहां से जिस धारा में वो बहती है वो उसका दाएं बाएं होता है। क्लियर है? तो ये समझ लें कि रावी नदी के बाएं तरफ स्थित है।
नेक्स्ट है अभी में ये कहाँ में जगह पे है, तो ये साहिवाल है, एक जगह है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इन लोग का दुर्भाग्य है, ये पाकिस्तान में स्थित है। वहां पे इन जो जगह है इनका संरक्षण अच्छे से नहीं किया जा रहा है। पता चलेगा कुछ दिन में ये भी नक्शे से गायब हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ से किस किस चीजों का साक्ष्य मिला है। मुहरों पर एक जो है ना, एक श्रृंगी पशु, श्रृंगी यानी कि एक सिंग वाले पशु का अंकन मिलता है। कांसे की इक्का गाड़ी, ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी। अन्नागार यानी कि बहुत बड़ा अन्न भंडार मिला है। ठीक है, शंख का बैल मिला है, शंख का बैल मिला है। कब्रिस्तान R37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे। और इससे जो क्वेश्चन आता है हम सब गलती मार के आते हैं। इसलिए गलती नहीं मारते हैं कि हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए कि हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको चार्ट वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। एक बार रिकॉल करते हैं, इससे मिला है कौन, मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान R37, मातृ देवी की मूर्ति। इतना सब कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा है हमारा मोहनजोदाड़ो। देखिए इसके जो उत्खनन करता थे यानी खोजने वाले कौन थे, राखल दास बनर्जी थे। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। कब, 1922 में। इसको ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे, पहला वाला कहाँ था, रावी नदी, ध्यान दीजिएगा, रावी नदी था, अभी में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका भी स्थिति कहाँ पे, लड़काना जिला है पाकिस्तान में। इसका भी दुर्भाग्य, लड़काना जिला कहाँ में, पाकिस्तान में। कहाँ में, इसमें क्या क्या चीज मिले था, सबसे पहले मृतकों का टीला मिला था। मृतकों का टीला माने एक ही जगह पे बहुत सारे मृत लोग दफनाए हुए मिले थे। 3 मुख वाले देवता जिसको कि पशुपति शील कहते हैं। ठीक है, 3 मुख वाले देवता मिले थे, एक ही में 3 मुख था उनका। नेक्स्ट है नर्तकी, नर्तकी का त्रिभंग मुद्रा मिला था, नर्तकी का त्रिभंग मुद्रा मिला। और ये कांस्य मूर्ति था, जो नर्तकी का मूर्ति मिला था ये त्रिभंग मुद्रा में मिला था, क्वेश्चन आया हुआ है। और ये कांस्य मूर्ति था। विशाल अन्नागार मिला, क्या मिला, विशाल अन्नागार और स्नानागार। ये यानी कि जो अभी में हम लोग फ्यूचर के लिए जो अकाल समय के लिए रखा जाता है अन्न भंडारण, वो अन्नागार हुआ। और एक साथ नहाने वाला बहुत बड़ा जगह को स्नानागार बोलते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला और दाढ़ी वाला पुरुष का एक मूर्ति मिला जो कि सैलखड़ी की प्रतिमा जिसको बोलते हैं। ठीक है, इतना सारा कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कहाँ से मिला था, ये बार बार आता है। मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपति शील कहते हैं। नर्तकी की त्रिभंग मुद्रा, ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटे छोटे चीज एग्जाम में गलत कराते हैं। कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार, स्नानागार, सूती वस्त्र और दाढ़ी वाला पुरुष जिसको कि सैलखड़ी के प्रतिमा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर देख लेते हैं। ये चनहुदड़ो हैं जो कि NG मजूमदार के द्वारा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा, NG मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। और ये 1931 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1931 में खोजा गया था। और जो है किस नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, ये है सिंधु नदी के किनारे है। और ये कहाँ स्थित है, ये भी सिंध के पाकिस्तान में स्थित है, सिंध जिला पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या है, मनके बनाने की कारखाना, मनके बनाने की कारखाना। मनके मतलब क्या हुआ, मनके मतलब होता है श्रृंगार, जो महिलाएं कान का, गला का ये सब पहनती है ना आभूषण, वो हुआ है यहाँ पे। लिपस्टिक का साँच मिला है, लिपस्टिक का साँच हुआ है चनहुदड़ो से। मिट्टी की बैलगाड़ी का साँच मिला है, वो बहुत सारा चीज यहाँ से मिल गया है, जैसे मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का साँच, मिट्टी की बैलगाड़ी का साँच मिला है। क्लियर है। चलिए हम अपना चौथा पे चलते हैं। चलिए ये है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा और अमलानंद घोष, इसका कौन खोज किया है, अमलानंद घोष के द्वारा 1951 में इसका खोज किया गया था। क्या, कब किया गया था, 1951 में इसका खोज किया गया था। कहाँ स्थित है ये घग्घर नदी है जिसको आज के समय में सरस्वती नदी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये श्री गंगानगर राजस्थान है। ये भारत यहाँ से शुरू हो गया है,
ये कहाँ पे है? श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे किस किस चीज का साक्ष मिले हैं? तो सबसे पहला जुता हुआ खेत मिले हैं, खेत का जुताई जो होता है उसका साक्ष यहाँ से मिला है। नक्काशीदार ईंट मिला है यहाँ से, यानी ईंट पे भी बहुत तरह का सजावट का प्रयोग किया जाता था। काले कंगन मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा है इसी के नाम पे नाम भी रखा गया, काले कंगन यानी काली चूड़ियां भी मिली हैं यहाँ से। घर में कुएं का साक्ष्य मिला है, पानी के लिए जो है कुएं का साक्ष्य मिला है। अग्नि वेदिका, इसमें कंफ्यूज नहीं होता, ये जो हवन वगैरह में आप लोग रामायण महाभारत में कुंड देखते थे ना, जिसमें ऋषि मुनि वगैरह जग करते थे, वो अग्नि वेदिका हो गया, ठीक है। और पक्की मिट्टी का हल मिला है, पक्की मिट्टी का हल का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। जूते हुए खेत मिले हैं, तो किस चीज से वो खेत जुताएगा? वो हल से ही जुताएगा ना, तो दोनों को रिलेट कर लेना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा है कोटदीजी। क्या है? कोटदीजी जो है इसका खोज जो है फजल अहमद ने किया था, ठीक है। किसने? फजल अहमद ने किया था, और ये है 1953 में किया था इन्होंने। कब किया था? 1953 ने किया था। अब है नदी में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अभी कहाँ पे स्थित है ये खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? खैरपुर पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देना है यहाँ पे क्या क्या मिले थे। यहाँ पे हुए कि पत्थर के वानाग्र मिले थे। वानाग्र समझते हैं? ये जो ये यहाँ पे मान लीजिए कि एक तीर है, बाण है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो इस तरह का शेप होता है ना, ये पत्थर का जो कि नुकीला होता है, कहीं जा कर के लग जाए, ये जो है पत्थर के नुकीला बनता है, यही पत्थर के वानाग्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गहनों का जखीरा मिला, यानी झुंड, बहुत सारे जो वेराइटी के जेवर होते हैं ना उसका मिला है। पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं, पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं, यानी कि मजबूती के लिए ईंट के जगह पे पत्थर का भी यूज किया जा रहा था ईंट के प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है गर्तावास। घर के नीचे ही, घर में एक अंडरग्राउंड जिसको आज के समय में बोलते हैं, वो हो गया गर्तावास। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है रंगपुर। रंगपुर है, नाम ही से समझ में आ रहा है, इसका खोज किसने किया है? रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर का खोज रंगनाथ राव ने, ये 1953 से 54 के बीच में खोजी गई है। कहाँ स्थित है? ये मादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, ठीक है, काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। क्या क्या मिला था यहाँ से? यहाँ से मिला था धान की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति, ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला था। ध्यान में रखेंगे, घास की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला था। रिपीट कर लिया हमने। चलिए अब 6 देखते हैं। 6 है रोपड़, ठीक है, इससे बहुत सारा अभी तक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था इसका खोज? इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और 1953 से 56 के बीच में इसका किया गया था, ठीक है। कब से? 1953 से 56 के बीच में। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सतलज नदी के किनारे है, और वर्तमान में ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। कहाँ में? रोपड़ पंजाब में स्थित है। क्लियर है? क्या क्या मिला यहाँ से? यहाँ थे मानव के साथ कुत्ते की दफनाने का साक्ष्य। ऐसा माना जाता था कि किसी का अगर पालतू कुत्ता है तो उस स्वर्ग में भी जाएंगे तो अपने कुत्ते के साथ ही जाएंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियां, 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। रोपड़ से क्या क्या? मानव के साथ कुत्ते की दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की चूड़ियां। नेक्स्ट है 7वां नंबर पे है लोथल, ठीक है। लोथल का भी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। रंगपुर का भी खोज रंगनाथ राव, और लोथल का भी खोज रंगनाथ राव ने किया था, और ये 1955 से 63 के बीच में इन्होंने खोजा था। 1955 से 53 के बीच में। ये कहाँ स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ में? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये बंदरगाह था, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे जहाज रुकते थे और वहीं से फिर समुद्र में छोड़े जाते थे।
जहाज बनाने का सामान मिला था, तो बंदरगाह के पास ही मिलेगा ना यहाँ पे। हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का पैमाना। युग्म सावधान मिला है। युग्म सावधान मतलब एक ही कब्र में 2 या 3 लोगों को दफनाया हुआ है, इसको युग्म समाधान बोलते हैं। चावल के दाने मिले हैं। खिलौना मिला है, हो सकता है व्यापार के लिए यहाँ पे आया हो। ठीक है। आग की वेदी मिली है, यहाँ से आग की वेदी मिली है। नेक्स्ट है टेराकोटा जहाज, यानी कि जो पकाया हुआ मिट्टी का होता है ना जहाज, वो जहाज मिला है। नेक्स्ट है बनावली। 8वां, बनावली का किसने खोज किया है? ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। बनावली का खोज किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। और कब खोजा इसको? 1974 में खोजा। कब? 1974 में खोजा। और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और ये है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिला में है। अब चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या मिला था। मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला। मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला। जौ मिला, यहाँ से स्वर्ण पट मिला है, स्वर्ण की पट्टी मिली है। और मिट्टी के मनके मिले हैं। मिट्टी के मनके यानी आभूषण वगैरह मिले हैं। और मछली पकड़ने की बंसी मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया, 1974 हुआ, सरस्वती नदी के किनारे, हिसार हरियाणा में स्थित है। मिला क्या क्या? मिट्टी से बना हल का खिलौना, जौ स्वर्ण पट मिला, मिट्टी के मनके मिले और मछली पकड़ने की बंसी मिली। क्लियर है? रिपीट कर दिया मैंने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, रिपीटेशन ज़्यादा जरूरी है स्टडी के मामले में। चलिए इसके अब विशेषता क्या क्या है थी, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला विशेषता है ये नगरीय योजना यहाँ पे था। ठीक है ना, नगरीय योजना इसका उद्देश्य से प्राप्त होता है कि जो निर्माण में एक रूपता थी। ठीक है ना, किसी चीज को अगर योजनाबद्ध तरीके से बनाने से वो एक तरह का बनता है। क्लियर है? जैसे अभी में चंडीगढ़ सिटी जो है वो निर्माण जो उसका है वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ, तो एक तरह का वहाँ की गलियां सड़कें सब एक तरह की दिखती है। ठीक है, अब ये जो है 2 भागों में विभाजित थे। एक तो ऊपरी भाग और दूसरा निम्न भाग। ऊपरी भाग दुर्गीकृत थे, यानी घेरा ये सब हाता वगैरह मारा हुआ था। और निम्न भाग में छोटे छोटे घर थे, यानी बोल सकते हैं ये अमीरों के हो गए और छोटे वाले गरीबों के हो गए। ठीक है, देखिए दुर्गीकृत क्या होता था? राजकीय इमारतें होती थी। राजा जो बहुत अमीर और समृद्ध लोग होते थे, व्यापारी लोग, खाद्य भंडार गृह उसी में पाया जाता था। जो अनाजों के जो भंडारण होता था वो उसी में पाया जाता था। ठीक है, अब क्या है? भवन निर्माण में ग्रिड पत्ती क्या था? भवन निर्माण में ग्रिड पत्ती का भी साक्ष्य मिला था। वो क्या था? सबसे पहले ग्रिड पत्ती क्या होता है कि सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। इसको छोटे में समझिए, जैसे 4 लाइन इधर से आया, 1 2 3 4 आया इधर से, हम 4 इधर से भी काट लें, 1 2 3 4, ये जो 4 बीच बीच में सब हुआ इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही हुआ, ग्रिड पत्ती से सड़क बनती थी और इससे क्या होता था कि जाम वगैरह हमारी तरह नहीं में होते थे। चलिए नेक्स्ट है, अब भवन निर्माण में जो है ना खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछों की ओर खुलती थी। ठीक है, जो इसमें जो खिड़कियां थी वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। लोथल के जो दरवाजा है, मुख है और खिड़की सब मेन रेड रोड पे ही खुलते थे। क्यों? क्योंकि वहां से क्या होता था, बंदरगाह वाला वो जगह था, व्यापार करने में वहां पे आसानी होता था। चलिए लोथल अपवाद हो गया। अब यहाँ पे क्या है, भवन निर्माण जो है ना पक्की ईंटों से होते थे, मजबूती से वो लोग ईंट भी वगैरह जो ईंटा टेराकोटा हमने पढ़ा था, आग में पका करके फिर उसका घर बनाते थे, जो आज भी परंपरा चला आ रहा है। जल निकासी प्रणाली वहाँ की मुख्य विशेषता थी। जो जल के जो नीचे नीचे होता था ना जमीन के, अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम, ये हड़प्पा सभ्यता में बहुत प्रचलित था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार। अन्नागार हमने बार बार समझा दिया, अन्न की कोठरी के साथ मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा की जो अन्नागार है ना, जो वहाँ के अन्नागार है, 6 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए। जैसे ग्रिड टाइप का होता था ना कि लाइन से सबका घर बना हुआ है, उसको पंक्ति बोल रहे हैं। और 12 अन्नागार, ऐसे ऐसे 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा सामाजिक जीवन से पहले ये आयातित वस्तुएं देख लेते थे कि यहाँ कहाँ कहाँ से आयातित वस्तुएं आता था, यानी ये लोग सामान का आपूर्ति कहाँ से करते थे। सोना ये लोग कहाँ से मंगाते थे, ये लोग सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से मंगाते थे। कहाँ? कर्नाटक और अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से मंगाते थे? ठीक है, ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। वहीं तांबा खेतड़ी राजस्थान से अभी भी फेमस है। ठीक है, अभी भी जो खेतड़ी है तांबा के लिए फेमस है, ध्यान में रखिएगा। और बलूचिस्तान से मंगाते थे। तांबा कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। सीसा कहाँ से मंगाते थे? सीसा राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान सटा हुआ था, पास पड़ता था, इसी वजह से ज़्यादा आयात होता था। अब है टीन। टीन कहाँ से? मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। मध्य एशिया और अफगानिस्तान से। अब है लजवरमनी, जो है बदस्खा अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, लजवरमनी जो है वो कहाँ से मंगाते थे? ये एक तरह का आभूषण, चमकीला आभूषण होता है। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से मंगाते थे। सेल खड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान, गुजरात से मंगाते थे। ठीक है, सेल खड़ी कहाँ से? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। गोमेद कहाँ से मंगाते थे ये लोग? ये सौराष्ट्र और गुजरात से। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना ऑप्शन पूछ दे लोहा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहे और आप किसी इसमें से मार दें अफगानिस्तान, इसमें कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए अब है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो नगर होते थे वो दो भागों में विभक्त होते थे, लेकिन धौलावीरा अपवाद है। ठीक है ना, इसमें क्या होता था ना कि 3 भागों में विभक्त होता था। धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, जिसमें कि 2 जो भाग थे दुर्गीकृत थे और एक जो था वो छोटे भवन थे, निम्न भाग था। चलिए ठीक है, अब यहाँ का हम लोग सामाजिक जीवन देखते थे, आखिर वो लोग जीवन कैसे जीते थे। सामाजिक जीवन है, इसका मुख्य आधार परिवार था। ठीक है, परिवार था, एकल फैमिली नहीं थी। और ये समाज जो था ना मातृसत्तात्मक समाज, यानी कि महिलाओं को यहाँ पे विशेष इज्जत दिया जाता था और महिलाएं श्रेष्ठ होती थी। घर में हेड महिलाएं ही होती थी। ठीक है, और व्यवसाय के आधार पर जो है ना 4 वर्ग में इनको विभाग किया गया था, व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, हमारे यहाँ भी क्या है, जाति के आधार पर किया जाता है, लेकिन ये व्यवसाय के आधार पर किया गया है। सबसे पहले वर्ग था पुरोहित, जिसमें कि विद्वान लोग आते थे। उसके बाद आते थे योद्धा, ठीक है, जो सैनिक लड़ाई वगैरह में जाते थे। उसके बाद व्यापारी और फिर आते थे श्रमिक। 4 भागों में विभाजित थे। और ये शाकाहार और जो खाना ही लोग खाते थे, लोग जो खाना खाते थे इसमें शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित था। शाकाहार मांसाहार में गेहूं, जौ, तिल और दालें जो है मुख्य इन लोगों का खाने का भोजन था। कौन कौन? गेहूं, जौ, तिल, दाल, ये सब खाते थे। क्लियर हो गया। अब चलिए, इन लोग डेली क्रियाकलाप क्या करते थे कि इनको मछली पकड़ना और शिकार दैनिक क्रियाकलाप था। इन लोग का डेली का काम क्या था? मछली पकड़ना और शिकार करना, ये लोग का डेली का काम था। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष दोनों में आभूषणों के प्रति आकर्षण दिखते हैं। अभी में क्या है कि महिलाएं ज्यादा आभूषण पहनती हैं, लेकिन उस समय दोनों पहनते थे। दोनों में आभूषणों का जो चिन्ह है वो देखा गया है। और यहाँ से इसका निर्माण के सबूत क्या मिले हैं कि मनका निर्माण फैक्ट्री, कहाँ में? मनका, अभी पहले बताएं कि आभूषण को बोलते हैं, ये चनहुद्रो में मिला है। जो मनका निर्माण का जो फैक्ट्री है वो कहाँ में मिला है? ये चनहुद्रो में मिला है। सोने, चांदी, हाथी दांत और सीपियों से निर्मित इन लोग का जो गहना होता था किस किस से बना होता था? ये सोना, चांदी, हाथी दांत, सीपी से निर्मित होते थे। चलिए बॉक्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो लघु मृण मूर्तियां होती थी, ठीक है ना, ये टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों से जो बनती थी उनको बोलते थे टेराकोटा। किसको बोलते हैं? पक्की ईंटों से जो बनती थी उसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। इसको कि फिगरीन मूर्तिकाएं भी बोलते हैं। टेराकोटा को ईरानी तरफ में क्या बोलते हैं? फिगरीन मूर्तिकाएं बोलते हैं। और लघु मृण मूर्ति किसको बोलते हैं? ये खिलौना या पूज्य प्रतिमा, जैसे अभी हमारे यहाँ मूर्ति बनती है ना, उस तरह से खिलौना और जो पूजे जाने वाले मूर्ति होते थे उसको हम लोग मृण मूर्तियां बोलते थे, जिसमें कि नारी मृण मूर्तियों का अधिक मिलता है जिक्र, क्योंकि इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक था, महिलाओं की ही पूजा होती थी।
सामाजिक जीवन हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं धार्मिक जीवन। ठीक है, इन लोग धर्म कैसे मानते थे। रूढ़ियों एवं कर्मकांडों का महत्व था, इनकी जो परंपरा चलाता था उसको ये लोग बहुत सम्मान देते थे। मातृशक्ति में विश्वास था, मातृशक्ति में इन लोगों को बहुत विश्वास था। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है। ठीक है ना, जो मोहनजोदड़ो के से जो पशुपति शिव है ना, उनकी उत्कीर्ण की मूर्ति मिली है। कुब्बड़ वाला बैल मिला है और श्रृंग युक्त पशु मिला है। पवित्र पशु भी का जिसको भी कहते हैं। ठीक है, लिंग पूजा वहां पे प्रचलित था। और अग्निकुंड और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। चलिए ये बॉक्स देख लेते हैं एक बार। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसको कि उर्वरता की देवी बोला गया है। कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम वाला क्वेश्चन है। चलिए अब क्या क्या चीज का और मिला है, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह भी यहीं से मिला है। जो हम लोग स्वास्तिक बनाते हैं वहाँ इसका भी चिन्ह जो है ये यहीं से मिला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वास्तिक, चक्र तथा क्रॉस के साथ भी यहीं से मिले हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। ठीक है, अंतिम संस्कार की 3 विधियां क्या प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, अधिक प्रचलित था। आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, पशुपति मुहर पर उत्कीर्ण पशु। ठीक है ना, जो पशुपति मुहर पर उत्कीर्ण पशु कौन कौन से थे। पशुपति मुहर पर उत्कीर्ण पशु ध्यान में रखिएगा कौन कौन से है, तो है DERT और डैश करके भी अलग से। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले डी से क्या है, हिरन, डियर। उसके बाद है आपका ई से एलिफेंट, हाथी। आर से हो गया एक सिंह, राइनो यानी कि एक सिंह वाला गेंडा। टी से टाइगर यानी बाघ। बी से फैलो यानी भैंस। ध्यान दीजिएगा इस पे गाय नहीं है, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, गाय ही देगा, तो इसमें गाय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन लोग का आर्थिक जीवन समझ लेते हैं, इन लोग अपना आर्थिक जीवन कैसे व्यतीत करते थे। तो सबसे पहला कृषि में जो है 9 फसलों की पहचान का साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, 9 फसल की 5 में कौन कौन से हैं, गेहूं, जौ, कपास, जिसको यूनानी लोग सिंडोन बोलते हैं, जिसके नाम से सिंधु पड़ा है। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता भी उसी के नाम पे पड़ा है। मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर और तरबूज। 9 कौन कौन से हुआ, रिपीट करते हैं। गेहूं, जौ, कपास, मटर, लहसुन, मेहंदी, अंगूर, तरबूज इत्यादि। ठीक है, सिंडन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से चावल की खेती कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर और लोथल से मिले हैं। चावल के साक्ष्य की खेती का सबूत कहाँ से, रंगपुर और लोथल से मिले हैं। ठीक है, कृषि में हल का प्रयोग कहाँ कहाँ से इसका प्रमाण मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। अब चलिए नेक्स्ट है, सिंचाई के बारे में देख लेते हैं। कृषि हो गया, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है ना, जो सिंचाई में जो व्यवस्थित अभी के समय में नहर निकाल के जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से सिंचाई होती है उसका साक्ष्य नहीं मिला है। जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण का साक्ष्य कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। नेक्स्ट है पशुपालन, यहाँ से बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य और घोड़े का प्रमाण कहाँ से मिला है, सूतकांगे डोर से मिला है। इन सब लोगों को ये लोग पशुपालन में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान में दीजिए, कुत्ते का नहीं मिला है, सिर्फ दफनाने के समय कहीं कहीं मिला था कि पशुओं को दफनाया जाता, नाम नहीं है इसमें। ठीक है, और विनिमय प्रणाली और माप प्रणाली क्या था। विनिमय प्रणाली यानी क्या होता है कि एक वस्तु हम आपसे ले रहे हैं, बदले में आपको दूसर जो है दे रहे हैं, इसको बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रचलन मिलता है। ठीक है, जैसे माप हेतु दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है ना, जो आज 0 1 के को हेल्प से, जिसको बाइनरी भी बोलते हैं, वो प्रचलन बहुत पहले से ही था। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। क्या मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है।
तौल हेतु द्विविभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में था। ठीक है, तौल हेतु जो जैसे अभी क्या चलता है ना कि 1, 10 ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, 0 0, लेकिन उस समय 16 के अनुपात में था। 16, 32, 64 ऐसे चलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के समय में भी यही चलता था, ध्यान में रखिएगा। मुहरे और गोदीबाड़ा, मुहरे और गोदीबाड़ा का मतलब हुआ जहाज से संबंधित, जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, डॉकयार्ड, वहां से समुद्र में छोड़े जाते हैं और व्यापार करके वापस से सामान लेके आते हैं। ठीक है, तो सेलखड़ी से निर्मित होती थी। ठीक है, सेलखड़ी से निर्मित थे। और कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई हैं। जहाँ पे व्यापार का जगह रहेगा वहाँ दूसरे देश का सामान प्राप्त होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा से जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहाँ की बेलनाकार जो है मुद्रा प्राप्त हुई है। और लोथल यानी कि लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब है यहाँ का लिपि और लेखन कला, लिपि और लेखन कला। जो यहाँ का लिपि चित्रकार दिखा लिपि है, यानी किसी चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पे ना, जैसे सूर्य को दिखाना है तो ऐसे ऐसे पार देंगे। ठीक है ना, चित्रकार लिपि मौजूद था। और 64 मूल लिपि था। कितना मूल लिपि था? 64 मूल लिपि था। 250 से 400 तक जो चित्राक्षर है, यानी कि चित्र को अक्षर में व्यक्त करना का पिक्टोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। इसका प्रमाण मिला है। इनका जो अंकन या लिखना था, सेलखड़ी की आयताकार मुहरों पर ये लिखावट करते थे। सेलखड़ी की जो आयताकार मुहरों पर इनका अंकन मिलता है। लिखावट कहाँ से होता था? दाहिने से बाएं की तरफ होते, यानी इधर से इधर होता था। हम लोग जनरली कैसे लिखते? इधर से इधर बढ़ते हैं ना, लेकिन ये लोग क्या करते? इधर से इधर आते थे। ठीक है, दाएं से बाएं तरफ। और जो है इसका लिपि का नाम क्या है? बोस्ट्रोफेडन लिपि बोलते हैं इसको, बोस्ट्रोफेडन लिपि। ठीक है ना, सबसे अधिक जो है ना यू आकार का प्रयोग हुआ। ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन मिस्टेक होता है कि सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का हुआ है। और सबसे अधिक प्रचलित जो चिन्ह है वो मछली का चिन्ह है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह किसका है? मछली का चिन्ह है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो लिए हम लोग। अब ये ध्यान देते हैं कि आखिर इतने बड़े सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मन में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इतना बड़ा और सुव्यवस्थित जो सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ। तो पतन के संदर्भ में कुछ मत है, किसी को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस विद्वानों ने अपना मत दिया है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका ये कहना है कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण जो है ये जो सभ्यता है ये समाप्त हो गई। ठीक है, और जॉन मार्शल एवं मैके तथा राव, सबसे ज्यादा 3 लोगों ने इस पे सहमति व्यक्त किया है कि इसका अंत बाढ़ के कारण हुआ है। किसके कारण? बाढ़ के कारण हुआ है। ओरेल स्टाइन, एएन घोष, इन दोनों का ऐसा मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत अत्यधिक ठंडी और गर्मी के कारण इनका जो है समापन हुआ है। क्लियर? ये भी नहीं है। ठीक है, एम.आर. साहनी, इनका ये कहना है कि भूगर्भिक परिवर्तन के कारण जो है ये सभ्यता समाप्त हो गई। जॉन मार्शल, जिन्होंने इसको खोजा था, जिनके निर्देशन पे ये खुदाई हुआ था, उनका कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता के कारण सभी लोग नहीं मर सकते। ठीक है, कुछ तो जो प्रशासन करने वाले तो कम से कम जीवित रहते, तो वो भी नहीं रहा। के आर कैनेडी ने इसके बारे में बोले हैं कि ये प्राकृतिक आपदा के है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान इसमें है ये बाढ़ वाला है। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते भी पूरा नहीं है। चलिए पढ़ते रहिए,